शुरुआती दिनों में अफवाहों के चलते जो पैनिक सिचुएशन थी वो अब नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के पूरी तरह से नहीं खुलने के चलते देश में इसका असर भी देखा जा रहा है। पिछले दिनों प्रीमियम पेट्रोल और इंडस्ट्रियल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई। उससे पहले घरेलू गैस के दाम भी बढ़ाए गए। ईरान युद्ध के बीच बढ़ते तेल गैस के संकट और खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बड़ा संदेश कल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को आश्वस्त किया है कि सरकार हर हालत के लिए तैयार है और प्रधानमंत्री ये भी कहते हुए नजर आए कि पूरी कोशिश इस वक्त जारी है कि किसी भी तरीके से जो मिडिल ईस्ट में हाहाकार मचा हुआ है उसका असर जो है भारत में आम जनता पर ना पड़े। आपको इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान में चल रहे युद्ध से पूरी दुनिया आशंकित डरी हुई है। ईरान युद्ध में लगातार दोनों ओर से हो रहे हमले खतरनाक मोड़ पर जा पहुंचे हैं। किसी भी पल थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट लोगों को डरा रही है। भले ही तीसरा विश्व युद्ध ना हो, लेकिन युद्ध के हालात में सबसे बड़ी चिंता राशन और अन्न को लेकर होती है। अगर वैश्विक संकट और बढ़ा तो लोगों को पहला डर भोजन का होता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में पहली बार ईरान युद्ध पर सार्वजनिक बयान देते हुए देशवासियों को भरोसा दिया है कि देश में अन्न को लेकर चिंता की कोई बात नहीं। देश के किसानों ने हमारे अन्न के भंडार भर रखे हैं, इसलिए भारत के पास पर्याप्त खाद्यान्न है। हमारा ये भी प्रयास है कि खरीफ सीजन की ठीक से बुआई हो सके। सरकार ने बीते सालों में आपात स्थिति से निपटने के लिए खाद की पर्याप्त व्यवस्था भी की है। अतीत में भी हमारी सरकार ने दुनिया के संकटों का बोझ किसानों पर नहीं पड़ने दिया था। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से दुनिया भर पर तेल का संकट बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को हॉर्मुज खोलने की 48 घंटे की मियाद खत्म हो चुकी है। हालांकि ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर 5 दिन के लिए हमले रोकने की घोषणा की है। बावजूद इसके ईरान युद्ध के खत्म होने के आसार फिलहाल नजर नहीं आते। प्रधानमंत्री मोदी ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद किए जाने और नागरिकों, पावर प्लांट पर हमलों को लेकर चिंता जताई। पीएम मोदी ने साफ कहा कि ये हमले मंजूर नहीं किए जा सकते। नागरिकों, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। ईरान का दावा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से बंद नहीं है, लेकिन सच ये भी है कि पूरी तरह से खुला भी नहीं है। दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। युद्ध के बीच फारस की खाड़ी में सैकड़ों तेल से लदे जहाज फंसे हैं। इनमें भारत के भी 20 से ज्यादा जहाज हैं। सरकार की कोशिशें धीरे धीरे ही सही, लेकिन हॉर्मुज के रास्ते कुछ जहाज देश के बंदरगाहों तक पहुंच चुके हैं। देश में तेल और गैस का संकट ना खड़ा हो, इसलिए केंद्र सरकार जहां पहले 27 देशों से तेल गैस की आपूर्ति करती थी, वहीं अब 41 देशों से तेल और गैस आयात किए जा रहे हैं। भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो। ईरान युद्ध के चलते विदेशों में लाखों भारतीय फंसे हैं। युद्ध के बीच भारतीयों की वापसी और उनकी सुरक्षा बड़ी चुनौती है, लेकिन सरकार ने भरोसा दिया है कि भारतीयों की सुरक्षित वापसी सरकार की पहली प्राथमिकता है। अब तक 3,75,000 भारतीयों की सुरक्षित देश वापसी कराई जा चुकी है। अध्यक्ष जी, संकट की स्थिति में देश विदेश में भारतीयों की सुरक्षा
हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है। युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। ईरान से ही अभी तक लगभग 1,000 भारतीय सुरक्षित वापस लौटे हैं। दुनिया को लेकर भारत की विदेश नीति बिल्कुल साफ और स्पष्ट रही है। दो पक्षों के बीच जंग में भारत की भूमिका तटस्थ रही है। ईरान युद्ध में भी भारत दोनों पक्षों से युद्ध का रास्ता छोड़कर बातचीत और कूटनीति से समाधान की अपील कर रहा है। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। भारत हमेशा से मानता आया है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं, लेकिन मिडिल ईस्ट में बढ़ता मौजूदा तनाव अगर लंबा खिंचा तो पूरी दुनिया के लिए बड़ी विपदा आ सकती है। खाने पीने से लेकर रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले जरूरी सामानों की किल्लत हो सकती है, क्योंकि हर घर में हर रोज इस्तेमाल होने वाले कई जरूरी सामान पेट्रोकेमिकल से बनते हैं। अगर ईंधन संकट बना रहा तो आने वाले दिनों में आम लोगों की जिंदगी पर इसका साफ असर दिख सकता है। इसलिए केंद्र सरकार ने लोगों से एकजुट, सावधान और सजग रहने की अपील भी की है। साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि भारत हर हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो रिपोर्ट आपने देखी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में क्या कहा, उन्होंने ये तक कह दिया कि देखिए कोरोना जैसे हमें जो स्थिति हमने कोरोना में देखी, हो सकता है कि वही स्थिति जो है आने वाले दिनों में देखने को मिले और ऐसे में हमें तैयार रहने की जरूरत है। बहरहाल अब बात कर लेते हैं भारत की। देखिए भारत में अन्न भंडार की स्थिति इस वक्त क्या है, क्योंकि जब दुनिया में जंग होती है तो इसका असर दूसरे देशों पर भी पड़ता है। महंगाई बढ़ती है, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ता है। देशों से होने वाली जो जरूरी सामान है उसके आयात निर्यात पर भी संकट खड़ा हो जाता है। अगर ईरान युद्ध की आंच भारत तक पहुंचती है तो हालात भयावह होते हैं। तो भी भारत में खाद्यान्न यानी कि अन्न की समस्या नहीं होगी, जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही थी। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि देश में अन्न की कोई कमी नहीं है। आपको बताते हैं कि सरकार के पास आखिर कितना अन्न भंडार है और क्यों लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे की वजह क्या है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देखिए हर साल 300 मिलियन टन से ज्यादा अनाज उत्पादन यहां पर होता है। इसके अलावा आपको यह बता दें कि सरकारी भंडार में अक्सर बफर नॉर्म्स ज्यादा स्टॉक यहां पर रहते हैं और यही वजह मानी जा रही है कि अगर किसी भी तरीके से स्थिति बिगड़ती है तो अनाज को लेकर लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एफसीआई के पास गेहूं चावल का बहुत बड़ा स्टॉक जो है अभी भी वहां रखा हुआ है। इसके अलावा एफसीआई के पास गेहूं चावल का तो स्टॉक है ही, वहीं एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पीडीएस के जरिए देखिए सरकारी एजेंसी जो है एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो मैंने पहले आपको बताया, और इसी के जरिए जो है ये सुनिश्चित किया जाता है कि भारत के पास आखिर कितना अनाज है, कितना सुरक्षित रखा हुआ है। और पीडीएस के जरिए गरीबों का सस्ता अनाज वितरण जो है इसी के जरिए यानी कि एफसीआई के जरिए ही होता है। हर साल 300 मिलियन टन से ज्यादा अनाज उत्पादन होता है भारत में और इसी के जरिए आपको बता दें कि सरकारी भंडार में अक्सर बफर नॉर्म से ज्यादा स्टॉक रखा रहता है। भारत गेहूं चावल के मामले में आत्मनिर्भर है और ऐसे में भारत को किसी भी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है। और एफसीआई के पास देखिए गेहूं चावल का बहुत बड़ा स्टॉक जो है अभी भी रखा हुआ है, यानी कि पर्याप्त भंडार है अनाज का और अनाज भंडार को लेकर किसी भी तरीके से कोई संकट आने वाले दिनों में भी देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि देखिए ईरान युद्ध के असर की अगर हम बात करते हैं तो मिडिल ईस्ट में जारी जंग से दुनिया भर में तेल की सप्लाई पर असर जरूर पड़ रहा है। जाहिर है भारत अपने तेल का बड़ा हिस्सा कहां से लाता है, खाड़ी देशों से, और यहीं पर यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आवाजाही जो है तेल के जहाजों की होती है। अब आपको आंकड़े बताते हैं कि आखिर तेल का कितना हिस्सा भारत जो है वो दूसरे देशों से निर्यात करता है। देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम कुछ जानकारी आपको दे देते हैं और बताते हैं कि देखिए कैसे भारत जो है दूसरे देशों से कच्चे तेल का निर्यात करता है, कितनी संख्या में करता है, आखिर किन किन देशों से निर्यात होता है। खास करके देखिए 85% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है भारत अलग अलग देशों से। इसके अलावा इनमें 60 से 65% तेल जो है पश्चिम एशिया से आयात होता है।
दुनिया का 20% तेल हॉर्मुज से गुजरता है। युद्ध से तेल की कीमत में 5 से $15 प्रति बैरल इजाफा जो है वो हो गया है। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसे ही हालात लंबे दिनों तक चले तो स्थिति जो है वो खराब हो सकती है, क्योंकि देखिए 85% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है भारत दूसरे देशों से, और पश्चिम एशिया के भी हमने आंकड़े आपको बताया कि 60 से 65% जो है वो दूसरे देशों से आते। तो ईरान युद्ध का असर तेल और ऊर्जा पर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। भारत की ऊर्जा और ईंधन सुरक्षा के बारे में अगर हम आपको बताएं तो देखिए 85% जो हमने आपको पहले ही बताया, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट से ईरान की सहमति से ही कुछ जहाज जो है वो लगातार निकल पा रहे हैं। भारत के भी कुछ तेल और गैस से लदे जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर देश के बंदरगाहों पर पहुंच चुके हैं। तो क्या इतना काफी है? नहीं, ये काफी नहीं है, लेकिन देश के पास ईंधन का जो स्टॉक है उससे संकट गहराने पर भी लोगों को तेल और गैस की आपूर्ति में दिक्कत नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी वो हम आपको जरा बता देते हैं। देखिए, रणनीतिक भंडार भारत के पास जो है 5.3 मिलियन मीट्रिक टन पेट्रोलियम रिजर्व, इसे बढ़ाकर 6.5 मिलियन मीट्रिक टन करने पर काम अभी लगातार वहां पर जारी है। आपूर्ति विविधीकरण की बात करते हैं तो भारत ने देखिए पिछले 1 दशक में ऊर्जा आयात के सोर्स बढ़ा दिए हैं, यानी कि एक देश पर निर्भर नहीं है। मौजूदा समय में 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों से ईंधन की आपूर्ति भारत करता है। एक क्षेत्र में युद्ध होने पर भी ईंधन सप्लाई जो है वो बनी रहेगी, यानी कि ईंधन सप्लाई पर किसी भी तरीके से कोई संकट नहीं है। लेकिन एलपीजी और डीजल की बात करते हैं तो घरेलू उपभोक्ताओं पर सरकार का पूरा फोकस है। आम लोगों तक गैस डीजल पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है और इसे लेकर लगातार सरकार काम भी कर रही है। गैस और डीजल की निर्बाध आपूर्ति बनी रहे, इसे लेकर लगातार कोशिशें जारी है। इसे लेकर लगातार देखिए अलग अलग तरीके से कदम भी उठाए जा रहे हैं। बात अब कर लेते हैं कि खाद और खेती के लिए क्या तैयारी है। देखिए, खाद और खेती की बात करते हैं तो हॉर्मुज के रास्ते सिर्फ तेल और गैस ही नहीं बल्कि खेती किसान का सामान भी इसी रास्ते से आयात किया जाता है। इनमें खेतों में डाला जाने वाला खाद भी शामिल है। खरीफ सीजन की अगर हम बात करते हैं तो खरीफ सीजन आने वाला है और सप्लाई चेन बाधित होने से खेती पर असर इससे पड़ना लाजमी है। सरकार ने इसे लेकर भी कोशिशें जो है वो शुरू कर दी है ताकि खेती किसानी पर किसी भी तरीके से कोई असर ना हो। देखिए, खाद और खेती के लिए तैयारी जो है वो हो रही है। सरकार ने वैकल्पिक रास्ते से आयात जो है वो शुरू कर दिया है। इसके अलावा आपको बता दें कि रूस और अमेरिका जैसे देशों से खाद का आयात होता है। रूस और अमेरिका से भारत लगातार देखिए आयात करता है। इसके अलावा देश में खाद की जमाखोरी को लेकर भी सख्ती बढ़ती जाएगी, कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के लिए कह दिया है कि जमाखोरों पर नकेल कसनी चाहिए। सख्त निर्देश यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया है ताकि अब इस जो अभी संकट बना हुआ है इसे लेकर किसी भी तरीके से जो जमाखोर हैं वो इसका फायदा ना उठाएं, क्योंकि हमने कोरोना काल में भी देखा था किस तरीके से एक गलत कदम उठाया जाता है और इस परिस्थिति का जो लोग हैं वो फायदा बखूबी उठाते हुए नजर आते हैं। देखिए, एलपीजी को लेकर सरकार की योजना क्या है वो भी आपको बताते हैं। देखिए, फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला करीब 168 किलोमीटर लंबा हॉर्मुज जलमार्ग करीब इस वक्त देखिए बंद है और खतरे को देखते हुए तेल टैंकरों की आवाजाही इस वक्त ना के बराबर हो रही है। जाहिर है तेल के साथ ही गैस की सप्लाई चेन पर भी असर पड़ा है। सरकार की पहली प्राथमिकता क्या है? पहली प्राथमिकता यह है कि आम लोगों की रसोई तक एलपीजी सिलेंडर को निर्बाध रूप से पहुंचाना है और इसके लिए सरकार ने एलपीजी को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया है। क्या फैसला है वो भी जरा समझ लीजिए। देखिए, 14 किलो सिलेंडर में 10 किलो देने की तैयारी इस वक्त हो रही है। ये देखिए, ये जो बड़े कदम अब उठाए जा रहे हैं एलपीजी को लेकर, घरेलू सिलेंडर की बुकिंग के लिए लॉक इन पीरियड जो है वो शुरू कर दिए गए। इसके अलावा 21 दिन बाद ही दूसरे सिलेंडर की बुकिंग जो है वो शुरू हो गई है। 6 मार्च की स्थिति हम आपको बता रहे हैं, 6 मार्च को क्या स्थिति बनी हुई थी। देखिए, डिमांड बढ़ने पर अब 9 मार्च की डिमांड बढ़ने पर शहरों में लॉक इन पीरियड जो है वो शुरू कर दिया गया था। 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन यहाँ पर पीरियड जो है लॉक इन पीरियड वो कर दिया गया था। क्यों किया गया था? ताकि जो अभी लोगों के अंदर जो भ्रम फैला था, अफवाहें जो फैल रही थी, उसे लेकर ये कदम उठाया गया था ताकि सुचारू रूप से एलपीजी सप्लाई चलती रहे। 12 मार्च ग्रामीण इलाकों में सिलेंडर को लेकर भी सरकार की ओर से कदम उठाए गए थे कि वहां पर भी पहुंचनी चाहिए। सिलेंडर बुकिंग गैप बढ़ाकर 45 दिन जो है ये कर दिया गया था। इसके अलावा आपको बता दें कि
जो कदम उठाए गए थे, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने की योजना पर भी काम किया गया। अब बात 14 मार्च की। पेट्रोलियम मंत्रालय ने जमाखोरों पर सख्ती की और सीधे तौर पर यहां पर निर्देश भी दिए गए कि जो जमाखोर हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और कई राज्यों से ऐसी खबर सामने भी आई कि जमाखोर जो हैं उन्हें पकड़ा भी गया है, गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन एलपीजी को लेकर उठाए गए कदम क्या है, यानी कि अब तक जो कदम उठाए गए हैं वो क्या है? देखिए, ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से ही सरकार ने एलपीजी सिलेंडर को लेकर कई कदम उठाए, जिसमें जमाखोरों पर सख्त कार्रवाई के साथ ही एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग को लेकर भी नियमों को कुछ बदलाव जो है नियमों में किए गए, ताकि एलपीजी को लेकर घबराहट में लोगों के लगातार बुकिंग करने से दूसरे उपभोक्ताओं के लिए परेशानी ना हो। एलपीजी को लेकर पिछले दिनों सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं वो भी जरा समझ लीजिए, ये भी जानना जरूरी होता है। जैसे कि हमने पहले बताया था कि 6 मार्च को क्या क्या कदम उठाए गए थे, जिसमें यह किया गया कि लॉक इन पीरियड जो है उसे बढ़ा दिया गया, यानी कि 21 दिन बाद ही बुकिंग जो है दूसरे दिन वो की जा सकेगी। ये 6 मार्च की स्थिति थी। लेकिन जब 9 मार्च की तारीख आई तो इसमें डिमांड बढ़ने पर शहरों में लॉक इन पीरियड जो है वो बढ़ा दिया गया, यानी कि 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन किया गया लॉक इन पीरियड। इसके अलावा 12 मार्च की बात करते हैं तो ग्रामीण इलाकों में सिलेंडर बुकिंग की अवधि बढ़ाई गई, सिलेंडर बुकिंग गैप बढ़ाकर 45 दिन किया गया। तो कुल मिलाकर देखिए, खास करके सरकार का पूरा फोकस ये था कि जमाखोरों पर नकेल कसी जाए। इसके पीछे की वजह ये थी कि जो अफवाहें उड़ी थी, इसे लेकर लंबी लंबी कतारें गैस एजेंसियों के बाहर जो है वो देखने को मिली थी। और ऐसे में सरकार ने पूरी कोशिश ये की सबसे पहले जमाखोरों पर नकेल कसी जाए, क्योंकि एलपीजी की समस्या देश में थी ही नहीं। अब देखिए, देश दुनिया में कोरोना के जानलेवा लहर को आप याद कर लीजिए, तब मोदी सरकार ने देश में कई पाबंदियां लगाई थी। मकसद था जानलेवा कोविड वायरस से ज्यादा लोगों को सुरक्षित रखना है और देशवासियों का जान बचाना है। जरूरत पड़ी तो सरकार ने देश भर में लॉकडाउन भी लगा दिया। अब ईरान युद्ध के मौजूदा हालात के बीच फिर से कई जरूरी और अहम फैसले लिए जा सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। कोविड के बाद सबसे बड़ा लॉकडाउन, क्या दुनिया है तैयार? भारत में क्या है तैयारी? आपको याद होगा, कोविड-19 का प्रकोप, एक वायरस ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। अब वायरस तो नहीं है, लेकिन मिडिल ईस्ट में जंग से लोगों में खौफ लगभग वैसा ही है। लोगों में यही आशंका है कि क्या कोविड के बाद सबसे बड़ा लॉकडाउन आने वाला है। दरअसल दुनिया भर में एनर्जी सेक्टर पर समस्याएं दिख रही हैं। मिडिल ईस्ट से एनर्जी सेक्टर चरमरा गया है। दरअसल मिडिल ईस्ट, जहां से दुनिया की ऊर्जा चलती है, जहां से तेल निकलता है, लेकिन वहां से अब निकल रही है जंग की आग। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव सिर्फ बम और मिसाइल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जंग अब सीधे आपकी जेब, आपकी गाड़ी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंच रही है। बड़ा सवाल है कि क्या दुनिया फिर कोविड जैसे लॉकडाउन की ओर बढ़ रही है? अब आप जंग और तेल का रिश्ता समझिए। मिडिल ईस्ट की जंग का सबसे बड़ा असर पड़ा है तेल पर। ईरान, सऊदी अरबिया जैसे मिडिल ईस्ट के देश, ये देश दुनिया के तेल के केंद्र हैं। दुनिया में अधिकतर तेल इसी क्षेत्र से आता है। हर दिन लाखों बैरल तेल गुजरता है। एक बेहद आसान रास्ते से यह तेल गुजरता है, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर यहाँ जंग बढ़ती है तो सप्लाई रुक सकती है, और आपको मालूम है कि सप्लाई रुक चुकी है और यहीं से शुरू हो चुका है तेल का संकट। तेल और चलिए बड़ी